परसों वाले सवाल का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। यकम अप्रैल 2007, 31 मार्च 2000, जी ऊंची 74 10 2 7 3 1 6 4 7 7 0 सफ़े पलटी जा रहे हैं आप, रात आज जल्दी कर लें जो करना है। ओके, इस सवाल की बैलेंस शीट बना लेते हैं। किधर है क्लास, बच्चे आए हैं। ये परसों वाला सवाल जिसमें ईयर एंड अकाउंटिंग का और लीज का डिफरेंट था, उसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया और इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाया है जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाना है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि आपकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी, हाउ यू विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में तो वही है, पहले साल 7706 जाना है, दूसरे साल 8056 जाना है, तीसरे साल 4763 जाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस है, डेप्रिसिएशन साथ चली जाएगी इसमें। ओके, बैलेंस शीट बोलें किस किस साल की, 2 साल की बना दें, 31/12/2007 और 31/12/2008। ओके, लेसी की बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में राइट ऑफ यूज आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में लीज ऑब्लिगेशन, करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। और मैंने ये माना ये सवाल एरियर का है, लेकिन ये एरियर का इस एतबार से कि अगले साल पे हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट पेबल तो आएगा, इंटरेस्ट पेबल।
ओके जी, आप बता दें 31/12/7 के एतबार से चलते हैं। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/7 के साल में कोई पेमेंट हुई है तो लाइन लगा दें। बताएं। लेकिन बस ठीक है, फिर इसी के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/7 की यही डेट नजर आ रही है। 31/12/7 के नीचे लाइन लगा दें। जो एक साल के अंदर है 31/12/8 के अंदर बोलें जरा, बोलें। नहीं, 31/12/8 के अंदर वाले को क्या कहेंगे? करंट। 31/12/8 के अंदर कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? इधर देखे ना, उधर के देख रहे हैं। 31/12/8 के अंदर कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? एक। 31/12/9 और 31/12/10 में कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? 2। 31/12/8 में किस दिन पेमेंट हो रही है? 31 मार्च। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी दिन हो रही है। तो 31 दिसंबर 7 पे खड़े होकर लाइन लगानी है। जब लाइन लगा दी तो 31/12/8 वाली चली जाएंगी, बोलें करंट में, और ये नॉन करंट, या वो वाली फिगर भी उठा सकते हैं 48772। ओके जी। लीज ऑब्लिगेशन नॉन करंट, बोले 48 और करंट 1725। उधर ही कहीं जगह ढूंढ के बना लें, जल्दी करें। 19725, ये जहां भी बनाए आपकी मर्जी। भाई इधर हो जाए। मोहतरम आप फर्स्ट रो में आ जाएं। जी आप, हाँ वो पूरी रो रुकी हुई है ना, इस वजह से फर्स्ट रो में आ जाओ। इधर आ जाओ। ओके तो करंट पोर्शन में चला जाएगा 19725 और नॉन करंट में 48772। ओके नाउ अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने कहीं भी नहीं जाना, आपने सिर्फ इधर देखना है। जस्ट वॉच हियर। 31/12/7 के साल में 31/12/7 के सारे साल का इंटरेस्ट पे हो गया। 31/12/7 के साल में लीज शुरू हुए, अभी 12 महीने हो गए। उधर नहीं देखना। 31/12/7 के साल में लीज शुरू हुए, 9 महीने हो गए। इन 9 महीने का इंटरेस्ट 31/12/7 को पे कर दिया। इन 9 महीने का इंटरेस्ट अगले साल पे कर देंगे। तो मुझे बता दें 31/12/7 की रात खड़े होके लेसी ने सर्विस कितना अर्सा यूज कर लिया? 9 मंथ्स। तो अपने आप को लायबल कितने महीने के इंटरेस्ट के लिए करे? 9 मंथ्स के लिए। अब 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पेबल तैयार है, बस उठाना है कहीं से। वो तैयार है 7706। सोच के उठाना है, ऐसे नहीं उठा लेना। 7706 इस तरह सोचना जिस तरह मैंने कहा। डायरेक्ट फिगर ढूंढनी है, ठीक है। तो दोबारा सुन लें। 31/12/7 की रात को खड़े होकर कितने महीने हो गए लीज शुरू हुए? 9 मंथ्स। इस साल का इंटरेस्ट इस साल पे हो गया, अगले साल पे होगा। किस दिन पे होगा? तो 31 मार्च 8 की डेट के उठा के 2 टुकड़े कर दें, उसमें से 9/12 के लिए 31/12/7 की रात को लायबल फील करें। ओके जी, चलिए ये फिगर्स पोस्ट कर दें। हाँ जी, परसों वाला सवाल है ये। परसों ना था अकाउंटिंग ईयर एंड डिफरेंट था और लीज का ईयर एंड डिफरेंट था, वो वाला सवाल है। याद आ गया? परसों पिछले हफ्ते का मंगल नहीं कह रहा मैं, पिछले हफ्ते का बुध नहीं कह रहा, परसों। बड़ी दोस्ती है भाई।
परसों वाले सवाल की बैलेंस शीट बनाई है, क्योंकि आप हजरात को कल फिक्रमंद किया गया था, फिर भी घर जाके कुछ लोगों ने नहीं बनाई होगी। जिन्होंने बना ली थी वो हाथ खड़ा करें। ये हालात देख लें अपने, बस कल जाते हुए पूछा भी गया है। ऐसा क्यों होता है? ये लाइक बच्चे भी नहीं करते भाई, ऐसा क्यों होता है? आपको माशाल्लाह अल्लाह ने बोलने की इस्तेदाद दी है, ऐसा क्यों होता है? पता जी, एंड पे रेड शर्ट आपने बनाया था? बोलो मैं नॉन सीरियस हूं। हाँ बनाया, नहीं बनाया था। क्यों? सोच भी नहीं आई, ख्याल भी नहीं आया? जब जाते हुए फिक्रमंद किया गया था शाम को, उस वक्त ख्याल आया था। अल्लाह ख्याल को अमली जामा पहनाने की तौफीक दे, आमीन। ओके, नाउ किस साल की बैलेंस शीट बनानी है जी? 31/12/8 की। 31/12/8 की बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करें? 31/12/8 की पेमेंट के होंठ हिलाओ, लिप्स मूव हो जी। 31/12/8 की बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करें? 31/12/8 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/9 में जब भी पेमेंट है, जिस वक्त मर्जी पेमेंट है, डेट इज करंट। याद रखिएगा, प्रिंसिपल को कभी नहीं करते 9/12 3/12। द लॉजिक इज के 9/12 3/12 सिर्फ उन चीजों को करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं, बैलेंस शीट की चीजों को नहीं करते। ओके, क्योंकि प्रिंसिपल का गाड़ी आने से ताल्लुक है, ना कि वक्त गुजरने से। ओके, 31/12/8 पे खड़े हैं। 31/12/8 पे खड़े होकर बता दें लास्ट पेमेंट कब हुई है, लेटेस्ट पेमेंट कब हुई है? बहुत सिंपल सवाल है ये, मुझे तो ज्यादा सिंपल लग रहा है ये, क्योंकि मिड में चीजें नजर आ रही हैं, ज्यादा अच्छी समझ आ रही हैं। बॉर्डर पे नहीं खड़े हुए, 31/12 पे नहीं खड़े हुए, 1 जनवरी पे नहीं खड़े हुए, बॉर्डर पे नहीं खड़े हुए, चीजें ज्यादा अच्छी समझ आ रही हैं। 31/12/8 पे खड़े होकर कौन सी पेमेंट हुई है? लेटेस्ट। इसके नीचे लाइन लगाने का मकसद क्या है? ये तो पे हो चुकी है, तो बाकी नीचे क्या पड़े होंगे? पेबल। अब 31/12/9 के साल में जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी क्या है? वो है ही एक, वो करंट में चली जाएगी, बाकी सारी नॉन करंट जी। कितना? और नॉन करंट जी। कितने लोगों ने यही बना लिया था? ओके, इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको कहा है कभी भी आप हजरात ने लाइन के चक्कर में नहीं पड़ना। चाहे बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल शो करना हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट शो करना हो, चाहे नोट में अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम डालनी हो, लाइन के चक्कर में नहीं पड़ना। ओके, वेयर वी आर स्टैंडिंग? 31/12 उधर नहीं देखना। 31/12/8 के साल का इंटरेस्ट 31/12/8 की रात को पे हो चुका है। 31/12/8 के साल में हम 31/12/8 के सारे साल के इंटरेस्ट के लिए अपने आप को लायबल फील नहीं करेंगे। 31/12/8 की रात को खड़े होके पूरे साल के इंटरेस्ट के लिए अपने आप को लायबल फील नहीं करेंगे। कितने महीने के लिए अपने आप को लायबल फील नहीं करेंगे? 31/12/8 की रात को खड़े होके पूरे साल के लिए लायबल फील नहीं करेंगे। 31/12/8 के साल में कुछ महीने का पे हो चुका है, वो कितने महीने का पे हो चुका है? 31/12/8 की रात को खड़े होके कितने महीने का पे नहीं हुआ, वो 9 महीने का कब पे होगा? 31/3/9। 31/3/9 की फिगर को उठा के उसके दो टुकड़े करें, 9/12। अब बदलें, 31/3/9 की फिगर के उठा कर 9/12 किया मैं, ये फिगर है 5487। कितने लोगों ने यही उठाई थी? सोचा पता नहीं कैसे था, मैं तो ऐसे सोच रहा था। ओके, 5487। दोबारा यस और नो बोलते रहने। 31/12/8 में खड़े होके 31/12/8 का सारा इंटरेस्ट पे हो गया है। 31/12/8 में खड़े होके आखिरी तारीख को शायद कुछ इंटरेस्ट पे हो गया है। कितने महीने का हो गया है? कितने महीने का कंफर्म नहीं हुआ। ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट किस दिन पे होगा? 31 मार्च 9 को। 31 मार्च 9 की तारीख पकड़ के उसके दो हिस्से कर दे। 9/12 के लिए अपने आप को क्या फील करें? लायबल फील करें। तो ये 9/12 के लिए अपने आप को लायबल फील करें।
5487। ओके, इसमें से 9 महीने की डिडक्शन निकालें, इसमें से 1 साल 9 महीने की डिडक्शन निकालें। यहाँ पे खड़े हुए 9 महीने गुजर चुके हैं, यहाँ 1 साल 9 महीने गुजर चुके हैं। डिडक्शन आपने निकाली थी? नहीं निकाली थी, हाँ नहीं निकाली थी, हाँ निकाली थी, एंट्रीज की थी ना जी। 9 महीने की डिडक्शन माइनस करके 6849 में से पाए 51373 और इसमें से फर्दर 12 महीने के माइनस कर दे 2854 2854। जी, ये सवाल किसकी बुक्स में किया था? लेसी। ये सवाल किसकी बुक्स में किया था? लेसी की बुक्स में। ओके, नाउ अब नोट बनाने, तो इसका नोट बना लेते हैं, लेकिन नोट लेसी वाला क्या बनाना है? लेसी कौन सा नोट बनाता है? जर्नल डिस्क्रिप्शन और मैच्योरिटी एनालिसिस। लेकिन लेसर का सवाल कर लेते हैं ताकि नोट लेसर का बन जाए। नीचे से नीचे थोड़ा होकर गुजरा करें। ओके, आगे आए भाई, मोहतरम जल्दी आगे आए, बुलाएं जल्दी। ओके भाई उधर हो जाए, बस ठीक है आप लोग बैठे। ओके चलिए, ये बैलेंस शीट बन गई किसकी किताबों में? लेसी की किताबों में। नोट लेसर का बना लेते हैं, वाई, ताकि रिकॉन्सिलिएशन इस सवाल में समझ आ जाए। नोट लेसी का भी बन सकता है, लेकिन उसमें को खास समझ नहीं आएगा। किस साल का पसंद करेंगे आप? 31/12/7 का पसंद करूंगा मैं, पसंद अपनी अपनी। ओके, 31/12/7 के एंड पे खड़े होके लेसर का नोट बनाने लगे हैं। लेसर नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/7। ओके, नोट का नाम चलें, लेसर के लिए भाई ये फाइनेंस लीज होगी, मुझे नहीं पता कौन सी है। लेसर के लिए ये फाइनेंस लीज होगी। एज्यूमिंग डिस्क्रिप्शन, एज्यूम किया मैंने, एज्यूम किया लेसर के लिए फाइनेंस लीज होगी। डिस्क्रिप्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन और 9.2 मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ओके जी, वेट बल्कि खुद ही बनाए, 1-2 मिनट लगाएं, खुद ही बना लें। इसमें क्या कमाल है नोट में? हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट है या डेट है? पेमेंट तो कोई नहीं है, फिर डेट के नीचे लाइन लगा देते हैं। हमारे साल की डेट के नीचे लाइन लगा दें। ये हमारे साल की डेट के नीचे लाइन लगी। लेस देन 1 ईयर में डाल दें, कौन सा साल डलेगा? मुझे क्या देख रहे हो, तो बनाना पड़ेगा, आपको ही कह रहा हूं। हाँ ओके, बन गया नोट तो हाथ का कर दें। गुड, परसों वाला सवाल, इसको सामने रख के नोट बना दें। सैटरडे के टेस्ट में पता चलेगा 7 वाले का।
स्पेशली आउट स्टेशन वालों का, टेस्ट दे के जाते हैं या आके मार खाते हैं मंडे को। ओके, 31/12/7 पे खड़े होके कौन सा साल लेस देन 1 ईयर है? 8 8। 31/12/7 पे खड़े होके कौन सा साल लेस देन 1 ईयर है? 8। कौन सा साल 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर है? कौन सा साल 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर है? 31/12/10। देखें अपने जहन में ना एक पूरा सेट रखा करें, इधर देखें, अपने जहन में पूरा सेट रखा करें। 31/12/7 है तो अगला सेट कौन सा है? 1/1/8 से 31/12/8, ताकि जून का सवाल आ जाए तो परेशान ना हो, सितंबर का ईयर एंड आ जाए परेशान ना हो। अपने जहन में पूरा सेट रखा करें। अगर 31/12/7 पे खड़े हैं तो अगला लेस देन 1 ईयर का सेट कौन सा है? प्लीज 1/1/8 से 31/12/8। अब ये 1/1/7 से 31/12/8 के साल में कितनी पेमेंट्स आ रही हैं? सिर्फ एक, मार्च के महीने में। अगला सेट कौन सा है? 1/1/9 से 31/9, उसमें कितनी पेमेंट्स आ रही हैं? एक। अगला सेट कौन सा है? 1/1/10 से 31/12/10, उसमें क्या आ रहा है? नहीं भाई उधर ज्यादा ना कराओ। ओके, क्या हो गया जी? भाई आप आगे आओ, इधर ये जगह बनाओ, ये दोनों बैग आगे रख दो। मोहतरम आगे आए, उधर जगह तंग हो गई है। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट बोलें जी। लेस देन 1 ईयर, one to 2, 2 to 3, okay, it's over. If I am preparing the note of lessee, man watch here, oh man watch here, it's over if I am preparing the note of lessee. Now I am supposed to prepare the note of lesser. अच्छा लेसी का मैंने आपको बताया था नोट इतना ही होता है, देखें इधर इतना ही होता है, लेकिन आई कैप को ईमेल की भी है, अगर कुछ चेंज आई तो मैं आपको बताऊंगा, आपने मुझे बताने, मैं आपको बताऊंगा। 9.3, ओके 9.3 का नाम क्या होगा? रिकॉन्सिलिएशन, अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड, बैलेंस एज पर बैंक। अच्छा जी, तो रिकॉन्सिलिएशन बीआरएस की नहीं बनने लगी, रिकॉन्सिलिएशन बनने लगी है इन्वेस्टमेंट की, नेट इन्वेस्टमेंट से। ओके, देयर इज नो यूजीआरबी। I wish there would have been UGRB today as well, but today is today. Total is receivable 90,000. UGRB, oh, gross investment less, पता नहीं आज मूंगफली अप्रोच चले, रेवड़ी अप्रोच चले या चलगोदा चलानी पड़े, हो सकता है नहीं चल, देखते हैं। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, इट्स वेरी 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 मैन इट्स वेरी 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 सिंपल, वेरी सिंपल। 31/12/7 के प्रॉफिट एंड लॉस में जो चला गया है वो अर्न्ड है, बाकी सारा अनअर्न्ड, बस सिंपल। यही आपको पहले दिन से बताया जा रहा है। 31 प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया करना है, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया करना है। ये अर्न्ड है तो बाकी सारा अनअर्न्ड, बाकी सारा अनअर्न्ड। अब ये भी अनअर्न्ड है, ये भी अनअर्न्ड है, और एक और भी इधर नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उसमें मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि इस तरह ना चलें, आप इधर से चलें। 7706 क्या है? अर्न्ड। 7706 क्या है? अर्न्ड। ये 7706 इसमें से निकला है, तो इसके 3 महीने वाला अनअर्न्ड है। अब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा सिंपल है। स्टैंड हेयर 31/12/7, व्हाट इज अर्न्ड? 7706, व्हाट इज अर्न्ड? 7706। इसमें से 7706 अर्न्ड है, तो इसमें से कितने 9 महीने का अर्न्ड है, तो इसके और भी हिस्से भी करना चाह रहे हैं आगे, इसका मतलब है इसमें से कोई अनअर्न्ड भी है, तो इसको पकड़े। ये कितने 2569 में ये दोनों जमा कर देंगे। इसी तरह होगा ना, इसी तरह होगा ना, इसी तरह सीखा हुआ है ना। 2569 में ये दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके, थिंक अगेन, गिव योर माइंड, यू पीपल, मैन सिटिंग ए सेकंड नंबर, वॉच हियर। वी आर स्टैंडिंग ऑन 31/12
7, इट इज अर्नड। इसकी एंट्री की थी इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इट इज अर्नड। इफ इट इज अर्नड तो ये निकला किससे? इससे निकला। इधर आ जाए, इसमें से कितना अर्नड है और इसके अभी हिस्से हो रहे हैं या हिस्से होना बंद हो गए हैं? हो रहे हैं, अगले साल भी होने हैं। तो व्हाट इज दिस देन? अनअर्न्ड। तो वो 7706 अगर अर्नड है तो बाकी सारा इसमें जो पड़ा हुआ है वो क्या है? और ये ऑब्वियसली अनअर्न्ड। तो बता दें इसमें कितना है? जी बोले 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 2569। ये पहले में जो पड़ा हुआ है वो है। फिर आगे चल सो चल 73 प्लस 3912 13। ये कितने लोगों ने लिखा था इसी तरह? 13। गुड गुड 13797। ओके, इट इज अनअर्न्ड। नाउ 7376203। अब भाई ये जो है ना ऐसे मैच नहीं करेगा 76203। इसके लिए आपको ये नहीं जमा करना पड़ेगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 9/12 अनअर्न्ड है, अर्नड है सॉरी, इसमें 9/12 अर्नड है। अब अगर आप इसमें 3/12 जमा करेंगे फिर शायद मैच कर जाएगा मेरे ख्याल से। जरा देखें 68497 पकड़ के, 68497 पकड़े कैलकुलेटर पे। 68497 प्लस कितना आ रहा है जी? इसमें क्या ऐड करना पड़ा जल्दी बताएं? 7706। 7706 ऐड किया, कितना आ गया? ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज अनअर्न्ड। What is unearned? 7706? No, that is earned. So it is unearned. तो सिर्फ unearned उठाना है। तो आपने ज्यादा फोकस नहीं करना नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आ रही है, आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है आपका unearned सही आए। डू नॉट गो ऑन नेट इन्वेस्टमेंट, जस्ट गो ऑन के अनअर्न्ड आपका सही आ जाए। ठीक है, एक्चुअली सवाल ऐसे स्ट्रक्चर हुआ है कि ये वाला भी अभी रिसीव नहीं हुआ, इसलिए इसको भी उसने प्रेजेंट वैल्यू पे लेस 7706 को ऐड करके। अच्छा जी, बस अब तरीका बता दें अनअर्न्ड निकालने का। वेयर आई एम स्टैंडिंग, दोनों चीजों पे सोचेंगे टाइम लगेगा, ये भी सही निकले ये भी सही निकले, इसको सही निकाल लीजिएगा, ये बैलेंसिंग एज्यूम कीजिएगा सही आ गई है। ओके, वेयर वी आर स्टैंडिंग 31/12/7। 31/12/7 के साल में प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया है? 7706 किस फिगर से निकला है? 102। अब ये नहीं बना, 10275 को अगर हम पकड़ें तो 10275 के 9/12 तो अर्नड है, तो इसका भी हिस्सा होने वाला रहता है या पिछले साल 3/12 हो गया है? होने वाला रहता है। अगर होने वाला रहता है तो 3/12 इसमें पड़ा हुआ क्या होगा? अगर इसमें पड़ा हुआ 3/12 अनअर्नड होगा तो इसका मतलब है ये ऑब्वियसली पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा अनअर्नड। क्लियर हो गया? अगर जगह खाली है तो हाँ टाइम है, 2-3 मिनट लगा लें। अगर जगह खाली है बल्कि फ्रेश बना लें, 31/12/8 का नोट बना लें ताकि पता चल जाए आपको अनअर्न्ड आपका सही आया या नहीं। 31/12/8 का नोट बना लें। हाँ लेसर का ही।
ये वर्किंग फिर जरूरी है इस सवाल में, ये वर्किंग जरूर कीजिएगा। बस जल्दी छोड़ो छोड़ो फाइनेंस लीज और ये छोड़ो, मैच्योरिटी एनालिसिस बनाओ, खत्म करो फॉर्मेलिटीज में ना। ओके ओके जी 31/12/8 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। एक साल के अंदर कौन सा होगा? 31/12/9 और एक साल के बाद 2 साल के अंदर 31/12/10 के साल की पेमेंट 60,000 आ गया। नाउ वेरी सिंपल, आई होप आपने कर लिया होगा जी। इधर देखें, वेयर आई एम स्टैंडिंग, व्हाट इज दिस, और लेसर के लिए इंटरेस्ट इनकम टू डेट विच इज अर्न्ड। ये तो पुराना अर्न्ड है ना, ये भी अर्न्ड हो चुके। इसमें जो लेटेस्ट फिगर है वो किससे निकली है? 7316 से निकली है। 7316 के 9 महीने अर्न्ड है, तो फिर 7316 के 3 महीने क्या हैं? अनअर्न्ड। ये कितना आ गया? बस एक फिगर को यहां से पकड़ना, बाकी नहीं पकड़ना, क्योंकि उससे नीचे तक आप ना गए हो। बस एक फिगर को यहां से पकड़ के वापस आ जाना इधर। बोल दें 7316 में कितना अर्न्ड जा चुका है? 5487। तो इसमें कितना अनअर्न्ड है? 182। बस अब इधर वापस आ जाए, उधर नहीं रहना, क्योंकि आगे तक आपने कैलकुलेशन पूरी नहीं की हुई। लीज 6-7 साल की हो सकती है, फिर मसला हो जाएगा। वापस आ जाए इधर। ओके, वी आर हियर बैक। इसमें से बता दें कितना अर्न्ड है? अर्न्ड है कितना? अनअर्न्ड 18। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला सारा और नीचे वाला सारा अनअर्न्ड। अब इसमें से अनअर्न्ड अलग करें। 1829 प्लस 3912 1829 जी। कितने लोगों ने यही किया था हाथ पे? 3912 जी। 5741। अब टैली करने की जरूरत नहीं आपको, लीव इट। इस तरह का सवाल आमतौर पर पेपर में आता नहीं जी। 5259। ओके, कल वाला होमवर्क कितने लोगों ने किया था? बस जरूरी था, बड़ा जरूरी था। सेल किस पे रिकॉर्ड होती है? लोअर ऑफ
फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। अगर कभी पेपर में सवाल आए सेल किस पे मैयर होगी, दोनों में से लोअर पे शो करनी है। पेपर में कभी वो वर्किंग हमेशा करनी है, कॉस्ट, सेल प्राइस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, आ जाए जी आज के नोट्स की तरफ। किसी को ना मिले हो हाथ खड़ा कर दे। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन, अच्छा, एक कंपनी दूसरी कंपनी की रिलेटेड पार्टी कब बनती है? जब उसके क्या खरीद ले, शेयर खरीद ले। एक कंपनी दूसरी कंपनी की रिलेटेड पार्टी कब बनती है? भाई वो एसी चलाओ और विंग्स ऊपर कर देना, खड़े हो। अच्छा, एक कंपनी दूसरी कंपनी की रिलेटेड पार्टी कब बनती है? जब उसके क्या खरीद लें, शेयर खरीद ले। अच्छा, एसेट भी लीज पे देने से रिलेटेड पार्टी बन सकती है? नेवर, नेवर एवर। वो तो बहुत छोटा सा काम है एसेट लीज पे देना। अच्छा, जो लीजिंग कंपनी है, बैंक, उसने होंडा कार्स के शेयर खरीदे होते हैं? मेजर नो। लीजिंग कंपनी है बैंक, डॉलेंस के उसने शेयर खरीदे होते हैं? नो, नॉट एट ऑल। लीजिंग कंपनी है बैंक, क्या उसने जो है वो रॉयल फैन के शेयर खरीदे होते हैं? नो। बस ये लोग आते हैं, इनके पास एसेट लीज पे लेके चले जाते हैं। रॉयल फैन वाले कहते हैं भाई एसेट लीज पे दे दो। इसलिए क्या लेसर और लेसी रिलेटेड पार्टी होते हैं या रिलेटेड पार्टी नहीं होते? क्या लेसर ने लेसी के शेयर खरीदे होते हैं या लेसर सिर्फ लेसी को एसेट लीज पे दे रहा होता है? ओके, रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया, अब पढ़ें। स्टैंडर्ड के इल्फाज समझने हैं, क्योंकि अगर पेपर में वो इल्फाज आ गए तो पता होना चाहिए ये जीआरवी है या यूजीआरवी है। आ गारंटी मेड टू लेसर बाय अ पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर। बता दें अनरिलेटेड से मुराद इधर क्या है? स्टैंडर्ड ने तो ऊपर ऊपर से बात घुमा के कर दी। अनरिलेटेड से बात क्या है मुराद? लेसी। लेसी हैज नो रिलेशन विद लेसर, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। कोई शेयर नहीं खरीदे हुए लेसर ने लेसी के, नॉट एट ऑल। तो हु इज अनरिलेटेड टू लेसर? लेसर ने किसके शेयर नहीं खरीदे हुए? लेसी के। रिलेशन कब डेवलप होता है? कंपनीज का रिलेशन कब डेवलप होता है? जब बरादरी एक हो, दोनों कंपनीज गुज्जर हो, दोनों कंपनीज पराचा हो। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, दोनों की नानी एक हो, दोनों कंपनीज तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसलिए कंपनी रिलेटेड कब बनती हैं? जब एक ने दूसरी के, तो क्या आमतौर पे होते हैं लेसर लेसी के शेयर खरीदे या सिर्फ लेसर लेसी को एसेट लीज पे देता है? सिर्फ एसेट लीज पे देता है, क्योंकि लेसर के पास 1200 लोग आते हैं साल में, उन 1200 को एसेट लीज पे देता है या 1200 के शेयर खरीदता है? एसेट लीज पे देता है। बल्कि वो शेयर खरीदने के बजाय पैसे वहां इन्वेस्ट करता है कि मैं 2-4 एसेट और खरीद के किसी को लीज पे दे दूं, तो वो शेयर नहीं खरीदता भाई किसी के। तो यहां अनरिलेटेड टू लेसर से मुराद बता दें क्या है? लेसी। A guarantee made to a lesser by a party unrelated to lesser that the value of the asset at the end of lease term will be at a specified amount। ये मार्केट वैल्यू नहीं होती, स्पेसिफाइड अमाउंट होती है। जितना लेसर एक्सपेक्ट कर रहा हो कि ये मिसयूज करेगा, उतनी अमाउंट डलवा देते हैं एग्रीमेंट के अंदर कि मेरे ख्याल से इतना मिसयूज करेगा तो इतने पैसे तुम मुझे दे ही देना। जी, अगर पेपर में सवाल आए कि गारंटी इज मेड बाय अ पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, इस गारंटी को आप कौन सी गारंटी समझेंगे? हाँ, अन से अनगारंटेड नहीं समझ लेनी है। अनरिलेटेड का मतलब कुछ और है, अन और अन मैच नहीं कराना, ठीक है? तो अन वाला जाएगा गारंटेड में। क्लियर? ओके, आवाज अगली डेफिनेशन की तरफ। अनगारंटेड वैल्यू इज दैट पोर्शन ऑफ रेजिडुअल वैल्यू द रियलाइजेशन ऑफ विच इज नॉट गारंटेड बाय एनीवन। किसी ने गारंटी नहीं की हुई, बल्कि क्या होगा बताया हुआ आपको कई दफा। बल्कि क्या होगा, भाई क्यों देख रहे इसी की तरफ? बल्कि क्या होगा, जब लीज का एंड आएगा तो जब लीज का एंड आएगा तो लेसर इस एसेट को बाजार लेके जाएगा और बाजार में ऐसी पार्टी को बेचेगा जिसको लेसर भी कभी जानता नहीं होगा।
लेकिन उसने गारंटी कुछ नहीं की होगी, ये बात भी याद रखिएगा, नॉट गारंटेड बाय एनीवन। अच्छा, कई दफा ऐसा होता था, ये बात तो बिल्कुल अपील करती है, समझ भी आती है कि अगर गारंटी किसी ने कर दी गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, गारंटी किसी ने ना की अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। कई दफा ऐसा होता है कि लेसर की कोई पेरेंट कंपनी होती है जिसको कहते हैं रिलेटेड पार्टी। मिसाल के तौर पे लीजिंग कंपनी है एक, जिसका नाम है जी, क्या कहते हैं, हबीब लीजिंग कंपनी। अब ये हबीब लीजिंग कंपनी कैसे बनी थी, इसकी हिस्ट्री ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसमें 80% शेयर खरीदे थे और बाकी स्टेट बैंक ने कहा था 20% शेयर आम लोग खरीद लें। तो अब हबीब लीजिंग कंपनी स्टेट बैंक को क्या कहती है, रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, क्योंकि हबीब बैंक ने इससे कितने शेयर खरीदे हुए, 80%। अब शुरू में इस कंपनी के साथ यह मसला हुआ कि लेसी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी नहीं करता था। जब लेसर नया हो तो फिर लेसर को नीचे लगना पड़ता है, यानी हर ट्रांजैक्शन में लेसर दब के रहता है, क्योंकि लेसर को कस्टमर पकड़ने होते हैं। तो फिर लेसर लेसीज को कहता था गारंटी करो मिस यूज की कंपनसेशन, लेसी कहते थे नहीं करते, किसी और से एसेट लीज पे ले लेते हैं। वो कहता था नहीं मेरे पास ही आ जाओ। तो जब ये मसला आया तो इसने अपनी पेरेंट कंपनी से बात की कि पेरेंट कंपनी मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। पेरेंट कंपनी ने परेशान ना हो, लेसी गारंटी नहीं करा, हमारे से गारंटी करा ले, हम तुझे गारंटी दे देते हैं कि जो भी रेजिडुअल वैल्यू मिस यूज की कंपनसेशन होगी हम तुम्हें पे कर देंगे। अब क्या हुआ, अब स्टैंडर्ड वालों ने सोचा कि भाई ये जो लेसी तो भी नहीं गारंटी कर रहा, ये कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है, ये तो अपने जानने वाला गारंटी कर रहा है, इसको गारंटेड में डालें या अनगारंटेड में डालें। तो उसमें दो राय आई, कुछ ने कहा गारंटेड में डाल दें, लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा गारंटेड में मैं इसलिए नहीं डालूंगा कि गारंटी तो कर दी है, गारंटेड का लफ्ज मैं खास रखना चाह रहा हूं लेसी के लिए। इसलिए अगर गारंटी करने वाला अपना जानने वाला हो तो मुनासिब समझा गया कि उसको भी किस डेफिनेशन में डाल दें, अनगारंटेड की, ताकि गारंटेड का लफ्ज किसके लिए खास रहे, लेसी के लिए, बस और कोई मकसूद नहीं था। ओके, unguaranteed residual value is that portion of residual value the realization of which is guaranteed। अब ये आपने परेशान नहीं होना भाई, स्टैंडर्ड पे एतराज नहीं करना कि ऊपर अनगारंटेड लिखा हुआ है और नीचे गारंटी मिल रही है, परेशान नहीं होना। ऑफ विच इज गारंटेड solely by a party related to lesser, related to lesser लिख लें। मे बी इट्स पेरेंट कंपनी, हो सकते हैं इसकी पेरेंट कंपनी हो, मे बी लेसर्स पेरेंट कंपनी, मे बी लेसर्स पेरेंट कंपनी। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन जो नहीं सुनते उनको फिर आई कैप में एमसीक्यूज में मसला आता है, वो कहते हैं ये कहां से आ गया। ओके ओके, तो टू सम इट अप, अगर लेसी ने गारंटी की इसे क्या कहेंगे, गारंटी वैल्यू। लेसी का मुश्किल नाम बताएं, अनरिलेटेड पार्टी। अगर किसी ने गारंटी ना की इसे क्या कहेंगे, और अगर जानने वाले ने गारंटी कर दी इससे भी क्या कहेंगे, अनगारंटी, क्योंकि गारंटी का लफ्ज हमने किसके लिए खास रख लिया, लेसी के लिए। इट्स ओवर। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ क्वेश्चन से रेजिडुअल वैल्यू इज ₹10 एंड 7 इज गारंटेड, तो बाकी 3 के बारे में आपने पेपर में क्या एज्यूम करना है, ये किसी ने गारंटी नहीं की हुई, ये जरूर मिलेगी, ये जब एसेट बाजार आप ले जाएंगे वहां से मिल जाएगी। तो अगर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू 10 है, लेसी कहता है 7 मैं देने को तैयार हूं, तो 3 कहां से मिल जाएगा, बाजार में कहीं से मिल जाएगा। ओके, ये लफ्ज आप बरस से सुनते आ रहे थे, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। वो इंटरेस्ट रेट जो लीज में छुपा हुआ है, वो इंटरेस्ट रेट जो लीज में छुपा हुआ है। इसके आगे लिखें प्रैक्टिस का क्वेश्चन 51, पहले वो सॉल्व करते हैं फिर बात करते हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज क्या होता है। खोलें जी बुक्स, किताब अल्लाह ने सबको दी है, किताब हो तो अपनी अपनी। कुछ लोग कल भी नहीं लाए थे, आज भी नहीं लाए, आज आपने उनको नहीं दिखानी, ये फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस का क्वेश्चन 51, साथ वाले को नहीं दिखानी किताब।
ओके, सवाल की रिक्वायरमेंट बताएं। इंटरेस्ट रेट निकालना है भाई, थोड़ा सा हिम्मत करके ना विंग्स और, ये परिंदे की हवा बहुत ज्यादा आ रही है। ओके, इंटरेस्ट रेट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 51 भाई 57 पे पहुंचे हुए हैं। ओके, नाउ can you tell me what is the formula of net investment? कल किया था क्लास में, लीज रिसीवेबल का लॉस लिख के ब्रैकेट में नेट इन्वेस्टमेंट लिखा था, फिर काट के पूरा फॉर्मूला लिखा था। यहां पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, यहां कॉस्ट थी, यहां सेल प्राइस थी, यहां ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था, यहां नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देखें कल वाले नोट्स में जाके, कल वाली वर्किंग 1 में। चलें बाकी छोड़ें सारी बातें। लेसर ने किस किस से पैसे लेने हैं? लेसी से और थर्ड पार्टी से। जो लेसी से पैसे लेने हैं उसे क्या कहेगा? डाउन पेमेंट, रेंटल, जीआरवी। और जो थर्ड पार्टी से लेने हैं उसे यूजीआरवी। नेट इन्वेस्टमेंट का लफ्ज किसके लिए खास है? लेसर के लिए। ओ मैन, नेट इन्वेस्टमेंट का लफ्ज किसके लिए खास है? लेसर के लिए। नेट इन्वेस्टमेंट का लफ्ज, नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये लफ्ज किसके लिए खास है? लेसर के लिए। उस नेट इन्वेस्टमेंट में लेसर किस किस से पैसे लेता है? लेसी से और किसी थर्ड पार्टी से। जो पैसे लेसी से लेता है उसको क्या कहता है? लीज पेमेंट। लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इसमें 3 चीजें आती हैं। डाउन पेमेंट, ये भी लीज की पेमेंट है। रेंटल, ये भी लीज की पेमेंट है। जीआरवी, ये भी लीज के एंड पे पेमेंट है, ये भी लेसी नहीं करनी है। प्लस यूजीआरवी। बट मैंने तो लफ्ज लिखा है नेट इन्वेस्टमेंट का, इसलिए इसकी भी क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। ये फॉर्मूला है नेट इन्वेस्टमेंट का। इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो मैं क्या लिखूंगा? लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी, और क्या उड़ा दूंगा? प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूले को आसान याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है। जो पैसे लेसी से लेने हैं लीज पेमेंट्स, जो पैसे किसी और से लेने हैं यूजीआरवी। ओके, ये मैंने कल करवाया था। एक आपको सवाल कराया था लेक्चर 13 में। वो सवाल आपको याद होगा। एसेट खरीदा था, नहीं छोड़ें, एसेट खरीदा था फेयर वैल्यू पे, और एसेट खरीद कर लीज रिसीवेबल को ऐसे सेटमेंट किया था लेसर ने कि लीज रिसीवेबल इन दोनों के बराबर आ गया था। ये बात कितने लोगों को याद है? लेक्चर 13 वाली आईडीसी जिसने पढ़ाई थी, आईडीसी ने पढ़ाई थी। और इधर हमने क्या लिखा था? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मुझे बता दें, कैन आई से कि लेसर प्रिंस, नेट इन्वेस्टमेंट इज प्रिंसिपल, इट इज नॉट ग्रॉस, इट इज प्रिंसिपल। कैन आई से लेसर इंश्योर करता है कि प्रिंसिपल उससे उतना लूं जितना मेरा खर्चा हुआ है। लेसर प्रिंसिपल की मद में लेसी से क्या क्या लेना पसंद करता है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट का भी बर्डन उसी पे डालता है, आईडीसी का बर्डन भी उसी पे डालता है, लेकिन ये पूरे पैसे नहीं लेता वो उससे, इसके अलावा भी पैसे लेता है। उसको इंटरेस्ट कहते हैं। बिकॉज यू नो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट विल बी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, मुझे बता दें लेसर क्या इंश्योर करता है? नेट इन्वेस्टमेंट की मद में कितने पैसे लूं। ये डेरिवेशन हमने किस दिन की थी? लेक्चर 13 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 लेसर का फाइनेंस लीज का क्वेश्चन था। तो वो ये इंश्योर करता था, और बड़ी बड़ी लॉजिकल सी बात है, वो जो इंश्योर करता था मेरा आउटफ्लो हो रहा है एसेट खरीदने के लिए और मेरा आउटफ्लो हो रहा है लॉयर को पैसे देने के लिए। मैं इंश्योर करूं ये दोनों किसके बराबर हैं? ये लीज रिसीवेबल। और लीज रिसीवेबल किस पे रिकॉर्ड होता है हमेशा? नेट इन्वेस्टमेंट पे। तो भाई आज एक फाइनल फॉर्मूला आपके सामने बनने लगा है लेसर का। लेसर ये इंश्योर करता है कि प्रिंसिपल की मद में नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी।
वेट, ओके, लीज पेमेंट में क्या क्या आता है? डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरबी। अच्छा जी, आपने मुझे बताना शुरू करना है वो आखिर से लेके इस कोने तक और इस कोने से इस कोने तक सबने ये बताना शुरू करना है इनमें से कौन कौन सी फिगर्स लेसर के हाथ में है। ठीक है, एसेट की फेयर वैल्यू लेसर के हाथ में है कि बाजार में जाके कितने का खरीद ले? नो, लेसर के हाथ में नहीं है। टोयोटा वाले जितने की गाड़ी बेचेंगे वो मजबूर होगा उतने की गाड़ी खरीदने पे, ये लेसर के हाथ में नहीं है। लेसी ने आके कहे मुझे टोयोटा करोला ग्रैंडी चाहिए, अब जब लेसी ने आके कह दिया मुझे चाहिए तो यही चाहिए, तो अब लेसर के कंट्रोल में है इसकी प्राइस। पहले ये तरह ये बता दें, लेसर मजबूर है फेयर वैल्यू इनकर करने पे, मजबूर है। ओके, लेसर के कंट्रोल में आईडीसी के लॉयर कितने पैसे लेगा लीज अरेंज करने के, या लॉयर्स की मार्केट से पता चलेगा? ये क्या लेसर के कंट्रोलेबल फैक्टर है या अनकंट्रोलेबल? ये अनकंट्रोलेबल। लेसर कितनी डाउन पेमेंट मांगे, ये लेसर के कंट्रोल में है। लेसर कितना रेंटल सेट करे, ये लेसर के कंट्रोल में है। लेसर कितने पैसे उससे गारंटी कराए, ये लेसर के कंट्रोल में है। जब एसेट वापस आ जाएगा लेसर को कितने पैसे मिलेंगे, ये भी शायद अभी इसके फिलहाल कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीजें तो फिलहाल लीज एग्रीमेंट में डलवाई जा सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लेसर के किसमें है? कंट्रोल में है। अब सवाल यह है कि लेसर इनको कैसे इंश्योर करता है, और लेसर के अगर जूते पहने और लेसर का बिजनेस एक बंदा कर रहा हो तो वो रेंटल कैसे सेट करता है। मिसाल के तौर पे किसी ने एक टास्क दे दिया कि भाई फलां एसेट हम लीज पे दे रहे हैं, आप सीए कर रहे हो, बताओ रेंटल कितना लें। अब आप परेशान हो गए, मुझे क्या पता नहीं यार रेंटल कितना लें, बस दिया होता था सवाल में, आपने ये कह दिया, दिया होता था सवाल में, दिया होता था, बस इसी तरह सेट होता था। वो सवाल दे दें आप मुझे, उसमें दिया होगा। तो उन्होंने कहा सवाल तो नहीं है, हम तो एक बंदा आया है वो कह रहे कि मैंने गाड़ी लीज पे लेनी है, तो वो किराया पूछ रहे, तो आपने कहा हाँ बस बता दें जो भी बताना है। अच्छा साल कितने रखें? रख लें, पता नहीं क्लास में 5 होते थे कभी 6 होते थे, तो रख लें जैसे आप मुनासिब समझें। तो नहीं भाई, सवाल का डेटा जरा बताए, सवाल का डेटा फिल कराएं। लीज टर्म कितनी है? बोले 3 इयर्स। आगे चले, इंसेप्शन ऑफ लीज। अच्छा जी, फेयर वैल्यू, चलो ये तो पकड़ी गई, फेयर वैल्यू पकड़ी गई 50,000, आईडीसी 3,000। जी आगे चलें, डाउन पेमेंट। अच्छा जी, मैं डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू से निकाल रहा हूं, याद रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है, तो डाउन पेमेंट की तो प्रेजेंट वैल्यू होती नहीं, लेकिन रेंटल और जीआरबी की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल के यहां लिखूंगा। अच्छा जी, बोले डाउन पेमेंट 10,000, रेंटल 15,000, 15,000। ओके 15,000 जी। अब बता दें लीज टर्म, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, लीज टर्म बोले 3 इयर्स इंटू 1 माइनस 1.x, पता नहीं ना, 1.x रेज टू पावर माइनस लीज टर्म तो पता है, माइनस 3 एरियर का सवाल है, एडवांस का एरियर का, डिवाइडेड बाय 0.x नहीं 0.x। इज इट सो और नॉट? ओके, नाउ जीआरबी है या नहीं, देख के बोले, बस ऐसे मुंह ना हिलाएं, देख के बोले जीआरबी है या नहीं है। सवाल में गारंटी की हुई है कोई लेसी ने। ओके, यूजीआरबी है प्लस कितनी इंटू 1.x रेज टू पावर -3। अब बता दें जी, आपको रेंटल तो गिवन कर दिया उसने कहा अगर किराया ये रखूं तो बताओ इंटरेस्ट इनकम में कितनी कमा रहा हूं, ये सवाल है उसका सवाल क्या है? किराया मैंने सेट कर दिया, कहते किराया मेरे जहन में है 15,000, मैंने मार्केट में पता किया दाएं बाएं 15,000 किराया है, जरा चेक करके बताओ कि इंटरेस्ट रेट मेरा क्या बन रहा है। जरा इधर देखें सारे,
अगर ये एसेट महंगा मिलेगा ना तो फिर इंटरेस्ट इसको कम मिलेगा 15,000 किराए से। वैसे बता रहा हूं, एक बात कर रहा हूं, अगर एसेट महंगा मिलेगा 60-70 हजार का और किराया फिर भी 15 ही रखे तो इंटरेस्ट क्या मिलेगा, इसे कम मिलेगा। लेकिन अगर एसेट नेगोशिएट करके सस्ता मिल जाए और किराया 15 ही रखे तो इंटरेस्ट इसकी ज्यादा होगी। वैसे इसकी सिंपल बात करूं, सोचें अभी एसेट कितने का मिले, इसे 50 का, तो 50 का एसेट मिला है, किराया कितना मांगना चाह रहे हैं 15। अगर यही एसेट 40 का मिलता तो कहीं ना कहीं तो फायदा फिर इसे होता, वो इंटरेस्ट की फॉर्म में फायदा हो जाता। ठीक है, तो बहरहाल फिलहाल अभी इंटरेस्ट निकालें आप कितना है। 2-3 लोग आमतौर पे ना क्लास में निकालते होते हैं, ज्यादा नहीं निकालते होते। पास का तजर्बा ये है, कैलकुलेटर पे इसको निकाला जा सकता है, कैलकुलेटर पे इसको निकाला जा सकता है। अल्लाह करे हर रो में एक बंदा कम से कम निकाल ले, वरना टीए रूम में रश लग जाता है कि ये फिगर कैसे आई थी। टीए रूम में रश लग जाता है, या उस बंदे के पास लोग शहद की मक्खियों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। इधर बुलाया जाएगा उन लोगों को, ज़ियारत कराई जाएगी, दाएं बाएं आपको फिर जहां मिलेंगे आप उनसे सीखेंगे कि मुझे भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना सिखाओ जी। खड़े होते जाए वो हजरात जिनका निकलता जा रहा है 4.48%। खड़े होते जाए, कोई मसला नहीं, खड़े होते जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 तकसीम होकर बैठा करें। आप हजरात लायक हैं, हर रो की जिम्मेदारी ले लिया करें। खड़े रहो, आप जरा बैठ जाओ। हाँ जी, खड़े रहे। और कोई दरख्शिंदा सितारा हर रो में एक तो हो। कुछ ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि कैलकुलेटर पे मुझे तो नहीं आता, बस बटन दबाना आता है, फिर आगे को मल्टीप्लाई प्लस करा लें, ज्यादा है तो माइनस करा लें, डिवाइड भी कर ही लेता हूं, बाकी साइन कॉस टैन भी भूल गए हैं जी। ज़ियारत करें इनकी, ज़ियारत करें। एक और उसी रो में, कि कोई नई रो से खड़क नहीं है, वो लोड पड़ जाएगा। हाँ माशाल्लाह, ठीक है, आप बैठ जाएं। गुड। चलें भाई, इनको देखें सारे। अब इनसे आप हजरात ने जो है वो रेट सीखना है, ठीक है। चलें बैठ जाएं जी। एक्स कितना आया भाई, कितना 4.48%। probably it is out of syllabus। ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ICAP ने किसी अपने क्वेश्चन में ना स्टडी टेक्स्ट में कैलकुलेट करवाया हुआ है और ना पास पेपर में कभी ऐसा सवाल आया है। तो प्रोबेबली ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट इट इज अ कॉन्सेप्ट। ये वो रेट है जिसको लेसर चार्ज कर रहा है। अब एक छोटी सी बात आपने मुझे बतानी है। लेसर कहते हैं अगर 4% मुझे मिलेगा ना तो मैं छोड़ रहा हूं लीजिंग का बिजनेस। अगर 4% मुझे मिलेगा तो मैं लीजिंग का बिजनेस छोड़ रहा हूं, मैं कुछ और कर लेता हूं। अब बता दें क्या करेगा, तो ये इसका 4% 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 7 हो सकता है। बोले सबसे आसान तरीका बताएं। एसेट को कम कर दे, 30,000 रुपए का ले आए, नहीं लूट मची, कैसे मिलेगा, उसके कंट्रोल में नहीं है। क्या करे, रेंटल को बढ़ा दे। आपको पता है इधर 16 या 17,000 में लिख दूं या 18,000 लिख दूं तो इस पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो रेंटल बढ़ा सकता है, ठीक है। अब ये उस फिगर से खेल सकता है, लेकिन क्या मार्केट फोर्सेस भी इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं? अब हो सकता है ये 15,000 से बढ़ाना शुरू करे तो लोग स्विच कर जाए, लोग कहें हम किसी और लेसर के पास जा रहे हैं, तो वो मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट इस मार्केट में ये मजबूर है कितना इंटरेस्ट लेने पे, 4.48%। अगर किराया बढ़ाता है तो बढ़ा के चेक कर ले, अगर लेसी कहीं और नहीं जाते तो ठीक है किराया बढ़ा दे, लेकिन वो बड़ी जहन्नुम में जाएगा फिर। अभी तो 4.48 कम इंटरेस्ट रेट है। ओके, तो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय लेसर टू लेसी? 4.48। इसमें ना जो किताब में सॉल्यूशंस हुए हुए हैं वो थोड़े से लेंथी तरीके से हुए हैं, उसमें हिट एंड ट्रायल लगा हुआ है। जिनको तरीका नहीं आता उनके लिए हिट एंड ट्रायल है। 8 लगा के देखो, नहीं आ रहा चलो 6 लगा के देखो, नहीं आ रहा चलो 4 लगा के देखो, जो करीब करीब आ रहा है उसी पे गुजारा चला लो। तो हिट एंड ट्रायल पहले मैं कराता था, लेकिन अब कैलकुलेटर पे कुछ हजरात करने लग गए हैं, इसलिए ज़माना तरक्की कर गया है, तो बस अब कैलकुलेटर पे ही कोशिश करें सीखने की।
ठीक है, ये नहीं भाइयों में से कोई भाई YouTube पे वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, तो वहीं से आप हजरात जो है वो देख लीजिएगा। चैनल का नाम बता दें आप हजरात जिन्होंने बनानी है, इन्हीं में से कोई बता दें, चैनल का नाम बता दें जहाँ बनानी है, और उस पर जो हेडिंग लिखेंगे वो भी बता दें। चलें कल बना के फिर बता दें, बना के बता दें। ओके, समटाइम्स ऐसा भी होता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लेसर, जरा फोकस कीजिएगा, लेसर इंटरेस्ट रेट नहीं निकालता बैलेंसिंग, वो क्या करता है इधर लगा दे, इसको लगाता है एक्स, रेंटल को रखता है एक्स। अच्छा, रेंटल को एक्स रख के ना कहता है जी मेरा दिल चाह रहा है मैं 10% वाली जहन्नुम में जाऊं, ये वो यहां रखता है 10%। अब तो कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं, अब तो हर बंदा कर लेगा, अब तो ये फिगर छोड़ें, कैलकुलेशन मैं नहीं करवा रहा आपसे, एक्स। अब ये किराया जो है वो बहुत ज्यादा आएगा, 20,000, 25,000, 30,000 आएगा किराया, ठीक है। वो किराया यहां रखता है, रख के लेसी से पूछते हैं हुण बोल, कहते हैं नहीं लेसी कहते हैं इतना किराया मैं नहीं दे सकता। फर्ज करें 22,000 आया, फिर लेसर सोचता है यार मैं ही थोड़ा कंप्रोमाइज करता हूं, जरा रेट ही कम कर लेता हूं। सोचते हैं लेसर मैं जरा रेट क्या कर लेता हूं, कम कर लेता हूं। फिर जब लेसर रेट को क्या करते हैं अपने रेट में कम करते हैं, रेट कम करके किराया दोबारा निकालते हैं, वो 20,000 पे आ जाता है। फिर लेसर से पूछते हैं 20,000 दे दे, नहीं देना, लेसर कहते हैं चल मैं फिर थोड़ा नीचे आने की कोशिश करता हूं, चल 8% पे सोचता हूं तुझे दे दूं। अब लेसर 8% रेट डाल के देखते हैं, अब वैसे देखने पता नहीं क्या होने लगे, तो 18,000 किराया हो जाता है। 18,000 किराया हो जाता है तो फिर लेसी से पूछता है, लेसी कहते हैं चल ठीक है यार अब मान जाता हूं मैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन लेसर, लेसर के हाथ में इंटरेस्ट रेट भी है और लेसर के हाथ में रेंटल भी है। अब लेसर इंटरेस्ट रेट सोच के रेंटल निकाल ले या रेंटल सोच के इंटरेस्ट रेट निकाल ले, इसकी मर्जी है, लेकिन आमतौर पे लेसर क्या करते हैं, पहले क्या सोचते हैं रेट, उसके बाद। लेकिन कई दफा मार्केट नॉर्म्स ऐसी होती हैं कि रेंटल में मजबूर होते हैं लेसर कि रेंटल तो इतना चार्ज करना ही करना है, 15,000 से ऊपर 1 रुपया नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट में जो है वो 15,000 पे बड़े लोग दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में फिर लेसर यहां 15,000 रखते हैं, इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ मालूम कर लेता है। अच्छा, अब बताएं क्या आज के सवाल में हमने इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मालूम किया है? जो छुपा हुआ था लीज में, कहीं बीच में जाके छुपा हुआ था, कितना रेट छुपा हुआ था जो हमें सवाल से पता नहीं चल रहा था? 4.4। लेसर ने मोटा मोटा डेटा दिया, आपने उसे क्या बता दिया? इंटरेस्ट रेट ये है, ठीक है। अच्छा, आप बताएं ये रेट लेसर को पता होगा या लेसी को भी पता होगा? हो सकता है लेसर ने यूजीआरवी की फिगर लेसी से छुपाई हो सकता है लेसर ने आईडीसी की फिगर लेसी से छुपाई हो। अगर एसेट कोई ऐसा है जो मार्केट में आमतौर पे नहीं मिलता, तो हो सकता है एसेट की प्राइस भी लेसर ने छुपाई हो लेसी से। तो जब ये सारी चीजें हिडन होती हैं लेसी के सामने, तो लेसी को कभी कभी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज पता होता है, कभी कभी लेसी को इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज बोले 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 नहीं पता होता। अब ये दो बातें अलग अलग हैं, बड़ी गौर से सुननी है। लेसर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाता है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज पे 4.48%, लेकिन लेसी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज पे बनाने की कोशिश करता है। प्रेफरेबल है कि लेसर से गप्पे शप्पे मार के निगोशिएट करके किसी तरह पूछे यार बता दे तेरा रेट क्या चल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट इस वक्त क्या है इस लीज का। अगर लेसर लेसी को बता दे, या अगर पास पेपरों की बात करें, अगर पेपर में गिवन हो, अगर पेपर में लेसी का सवाल हो और गिवन हो के इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ लीज में ये है, वो लेसी को पता नहीं हो सकता, लेसी ये फार्मूला लगा नहीं सकता, लेसी को बहुत सी चीजें नहीं पता होती, ये फार्मूला लगाता लेसर ही है। फिर लेसर लेसी की दोस्ती होती है तो लेसर लेसी को बता देता है भाई रेट इतना है। और अगर लेसी को लेसर का रेट नहीं पता तो फिर लेसी अपना रेट लगाता है। अब वो रेट क्या है, उसका मुश्किल सा नाम है इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। बोले वो कैसे निकलता है, वो कैसे निकलता है वो सुन लें। लेसी क्या करता है, लेसी सोचता है
लेसी सोचता है, ये बड़ा सिंपल है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसका निकालना भी। लेसी सोचता, ओ भाई लेसी सोचता है इस वक्त मैंने एक बैंक से लोन लिया हुआ है, उसको मैं दे रहा हूं 12%, फिर एक और बैंक से लोन लिया हुआ है 6 महीने बाद, उसको मैं दे रहा हूंगा बोले 15%। क्यों? एक बार याद रखिएगा, जब भी आप एक लोन लेते हैं फिर उस पर दूसरा लोन और ले लेते हैं, तो फिर ये नहीं होता कि आपको डिस्काउंट मिलता है। ये लोन की ट्रांजैक्शन इस तरह नहीं होती कि आपने एक दफा लोन लिया, दूसरी दफा जाके लोन लिया, आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। इस पे ज्यादा रेट देना पड़ता है क्योंकि रिस्की आप हो गए हैं, पिछला लोन अभी उतरा नहीं, अगला लोन लेने को तैयार हैं, तो लोग कहते हैं योर बिजनेस इज वेरी रिस्की, इसलिए हम अगर आपको इंटरेस्ट देंगे तो 15% पे देंगे। आपने लोन नंबर 3 लिया बाजार से जाके, आपको मिला ही नहीं, चलें छोड़ें। अब आप जाते हैं लेसर के पास और एसेट लीज पे लेते हैं। आपने कहा मुझे लोन तो मिल नहीं रहा, तो मैं क्या कर लूं, एसेट लीज पे ले लूं। जब आप एसेट लीज पे लेने गए तो उस वक्त आपको लेसर का रेट नहीं पता चला। अब अगर आपको लेसर का रेट नहीं पता चला तो स्टैंडर्ड कहता है अब आप बता दो इंक्रीमेंटल बोरोइंग पे क्या रेट बनता है। आपने कहा मेरे ख्याल से 17-18 से कम पे तो कोई मानेगा नहीं, तो इट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। व्हाट इज ओरिजिनल बोरोइंग? 12%। एक्स्ट्रा बोरोइंग, अगेन बोरोइंग अगर करें तो रेट बढ़ना है कम होना है। अब इन एनी केस लेसी 15% से कम रेट यूज ना करे, 15% से ज्यादा यूज करे, क्योंकि ये नेचुरल बात है कि अगर बोरोइंग एक्स्ट्रा होगी तो रेट भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब लेसर के बारे में रूल बता दें, लेसर कौन सा रेट यूज करता है? ना लेसर 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 को तो सारा डेटा पता है, इसमें से एक फिगर भी लेसर के सामने छुपी हुई नहीं। ये फॉर्मूला किसका है प्लीज? लेसर का। ये फॉर्मूला किसका है? लेसर का। ऊपर लिखें फॉर्मूला ऑफ लेसर, ये लेसर का फॉर्मूला है। लेसी को ये सारी बातें नहीं पता होती, कई दफा लेसी को एसेट की फेयर वैल्यू तक नहीं पता होती। जी लेसर की जिम्मेदारी बताएं जी। लेसर किस पे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाए? छुपा हुआ जो रेट है, छुपा हुआ रेट निकालने का क्या तरीका है? फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला क्या है? फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी प्लस लीज पेमेंट प्लस यूजीआरबी। ये फॉर्मूला लगा के जो रेट निकले दैट इज कॉल्ड एज छुपा हुआ रेट इन द लीज। वो जो छुपा हुआ रेट इन द लीज है, ये निकालना किसकी जिम्मेदारी है? लेसर की। फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी इस पे बनाना किसकी जिम्मेदारी है? लेसर की। बट अगर ये रेट लेसी को पता ना हो तो लेसी कोशिश करे ये रेट पता चलाने की, अगर पता चल जाए तो फिर क्या करे? इंप्लिसिट रेट यूज कर ले। और अगर नहीं पता और अगर सवाल में लेसी का सवाल है, दोनों रेट गिवन है, कौन सा यूज करेंगे? इंप्लिसिट। इंप्लिसिट अनलेस के सवाल कह दें इंप्लिसिट उसको पता ही नहीं, और अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बेंचमार्क का लफ्ज पता नहीं आपने कभी अपनी पढ़ाई में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कहां पढ़ा हुआ है? टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है। तो बेंचमार्क बेहतरीन ट्रीटमेंट क्या है कि लेसी कौन सा रेट यूज करे? इंप्लिसिट। इंप्लिसिट रेट, इंप्लिसिट छुपा हुआ रेट। अगर ना पता चले तो सोचे कि अगर मैं आज बोरोइंग करता हूं तो किस रेट पे मुझे मिलता है। पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 4.48 जो मैंने निकाला है, ये 8% को इग्नोर कर दें, यहां 15,000 लिखा हुआ था, यहां x था, यहां 4.48 है। द इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज इज द इंटरेस्ट रेट that causes the ऊपर देखें, that causes the present value of lease payment and the unguaranteed residual value to be equal to sum of the fair value plus initial direct cost। ठीक है, तो और इंटरेस्ट रेट निकालना भी किसकी जिम्मेदारी है? लेसर। The interest rate implicit in the lease is the internal rate of return। ये IRR लफ्ज पढ़ा हुआ क्यों? The interest rate छुपा हुआ in the lease is the internal rate of return of cash flows from ये किसकी कैश फ्लोज को देखते हुए रेट निकाला करने? लेसर्स व्यू पॉइंट। बल्कि आप लिखें अपने थानी के लिए, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेसर टू कैलकुलेट इम्प्लिसिट रेट।
It is responsibility of lessor to calculate implicit rate. Lessor always prepare schedule on implicit rate. It is responsibility of lessor to calculate implicit rate. Lessor always prepare schedule on implicit rate. नीचे क्या लिखा है? लेसिस इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट. इंक्रीमेंटल कौन सी बोरोइंग होती है? पुरानी, ओल्ड या एक्स्ट्रा अगर करनी है? एक्स्ट्रा. इंक्रीमेंटल से मुराद एक्स्ट्रा. लेसिस एक्स्ट्रा बोरोइंग रेट. छोड़ें इसकी डेफिनेशन, क्या मेरा नहीं ख्याल आपको पढ़ने की जरूरत है. जरा नोट में आ जाए पहले. नोट. द लीज पेमेंट्स शैल बी डिस्काउंटेड यूजिंग द इंटरेस्ट रेट implicit in the lease. बल्कि लिखें नोट के साथ बेहतर करके, नोट फॉर लेसी. नोट फॉर लेसी. नहीं, नोट के NOTE के आगे लिखो. NOTE के आगे लिखो. सफा पलटो, पेज 1 पे हो. नहीं, बाकियों को नहीं कह रहा, इनको कह रहा हूं. पेज 1 पे ये नहीं थे. NOTE ढूंढो. ये नोट, ये नोट NOTE लिखा हुआ. इसके आगे लिखो फॉर लेसी. नोट फॉर लेसी. जी भाई, लेसी के लिए एक बात सुन लें. द लीज पेमेंट शुड बी डिस्काउंटेड यूजिंग द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इफ दैट रेट कैन बी रेडिली डिटरमिन्ड. इफ रेट कैनॉट बी रेडिली डिटरमिन्ड, द लेसी शैल यूज द लेसीज बोले इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट. इंक्रीमेंटल बोरोइंग क्या होती है? ओल्ड, एग्जिस्टिंग या न्यू. The rate at which lessee can borrow the extra funds, जिस पे lessee extra funds borrow कर सकते हैं, वो previous rate से हमेशा ज्यादा होगा. ओके, तो lesser हमेशा कौन सा रेट यूज करे? implicit rate. अगर lessee को lesser का रेट पता हो, अगर ना पता हो, ओके. इंटरेस्ट रेट implicit in the lease हो गया. लेसिस इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट की डेफिनेशन पढ़ लें. इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट लेसी वुड हैव टू पे. ये 17 पे कर रहे या पे करना पड़ेगा? अगर अलग लोन लेगा, करना पड़ेगा. दैट लेसी वुड हैव टू पे टू बोरो ओवर अ सिमिलर टर्म. सिमिलर टर्म का मतलब अगर 5 साल की लीज है तो 5 साल का लोन कितने के लिए मिलता है? ओवर अ सिमिलर टर्म एंड विद अ सिमिलर सिक्योरिटी. सिक्योरिटी भी सेम रखवानी पड़े, जेवर वगैरह. द फंड्स बोरो करने हैं नेसेसरी, जो कि जरूरी हैं, टू ऑब्टेन एन एसेट ऑफ अ सिमिलर वैल्यू टू राइट ऑफ यूज. और वो लोन भी कितनी अमाउंट का हो? तकरीबन जितनी किसकी वैल्यू है? राइट ऑफ यूज की. इन अ सिमिलर इकोनॉमिक एनवायरमेंट. जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट उस शहर की चल रही है, उसी के मुताबिक उस एनवायरमेंट में कितने का मिल रहा है लोन. तो 3-4 एहतियातें उसने क्या बताई इस रेट से इस रेट पे जाने के लिए. ये रेट उस लोन का हो जिसकी लीज टर्म हमारी लीज से मिलती जुलती हो. ये रेट उस लोन का हो जिस लोन की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी सेम हो. ये रेट उस लोन का हो जिस लोन की अमाउंट भी हमारी राइट ऑफ यूज की तकरीबन अमाउंट से मिलती जुलती हो. तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ के आपने देखना है कि कितने का मुझे लोन मिल रहा है. जितने का लोन मिल रहा है उसी रेट के ऊपर आपने फिर अपनी प्रेजेंट फिगर्स को डिस्काउंट कर लेना है. बट ये डेफिनेशन थोड़ी सी टफ थी, इसको छोड़े, ये आपके स्कोप में नहीं होगी. तो बस 2 बातें ये बतानी थी आपको. अच्छा, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा थ्योरी हो गई है, ये कल डिस्कस करेंगे. आप डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फाइनेंस लीज की तो कल आपको पढ़ा दी थी, इस सफ़े पे दोबारा लिख दी हैं. ऑपरेटिंग लीज की भी पढ़ लेंगे और अगले सफ़े पे लेसी की हैं वो भी कल पढ़ लेंगे. क्वेश्चंस टू बी सॉल्व की तरफ आ जाए. न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करते हैं भाई. क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड. ओके, अच्छा आपने यहां लिख ली है. होमवर्क के सवाल 2 करने हैं, उसमें रेंटल मिसिंग है. होमवर्क के सवाल देख लें, नीचे दिए हुए हैं 54 और 57. इसमें किसी एक सवाल में रेंटल मिसिंग है. इंटरेस्ट रेट निकालना मुश्किल है या रेंटल निकालना मुश्किल है? इंटरेस्ट रेट निकालना मुश्किल है. रेंटल तो फिगर एक्स लेंगे, रेंटल सिंपली निकल आएगा. इंटरेस्ट रेट निकालना मुश्किल है. अच्छा, ये आप लिख लें. इफ इधर ऊपर लिखें.
It is responsibility of lessor ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया जा रहा है. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेसर टू कैलकुलेट रेंटल्स. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेसर टू कैलकुलेट रेंटल्स. रेंटल कोट कौन करता है? कोट लेसर. किसको कोट करता है? लेसी. एक्सेप्ट कौन करता है? लेसी. तो who has the deciding authority to quote the rentals? Lessor. तो it is responsibility of the lessor. आगे क्या लिखे? To calculate the rentals and to calculate interest rate. And to calculate interest rate. If in any question, if in any rental or interest rate is missing, rental or interest rate is missing, always use following formula. Which is of lesser. फॉर्मूला विच इज ऑफ लेसर. और ये फॉर्मूला किसका है? लेसर का. फॉर्मूला लिखें. फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी पेड बाय लेसर. ये बड़ा बड़ा करके लिखना है. ये आईडीसी सिर्फ पेड बाय लेसर होगी. फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी पेड बाय लेसर. यही फॉर्मूला लिखें. फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी. आईडीसी के आगे छोटा सा क्या लिख लें? पेड बाय लेसर इज इक्वल टू present value of lease payments plus present value of UGRV. अच्छा, आखिरी और इंटरेस्टिंग बात. पेपर में सवाल आया कि pass the journal entries in the books of lessor. pass the journal entries in the books of lessor और रेंटल मिसिंग था. अब आप क्या करेंगे? कौन सा डेटा लेकर रेंटल निकालेंगे? ये वाला सारा डेटा लेंगे और रेंटल निकाल देंगे. अच्छा, पेपर में सवाल आया रेंटल मिसिंग थे, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट थी लेसी का सवाल करें. अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे रेंटल निकालने के लिए? स्टिल यही वाला. व्हाई? बिकॉज रेंटल निकालना किसकी जिम्मेदारी है? अब आपने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है, लेसी के सवाल में यूजीआरवी इग्नोर करनी है, लेकिन सवाल होगा लेसी का. रिक्वायरमेंट होगी लेसी की बैलेंस शीट बनाओ, लेसी का प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, लेसी की जनरल एंट्रीज करो, और सवाल में दी होगी यूजीआरवी और मिसिंग होंगे रेंटल. अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? अब आप दो स्टेप करेंगे. स्टेप 1, आई विल कैलकुलेट द रेंटल यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ लेसर. इट इज माय रेंटल. ये रेंटल निकल आया. नाउ आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ लेसी. अब मैं लेसी का सवाल सॉल्व करना शुरू करूंगा. तो इस बात को लिख लें. Even if the question is only of lessee, you will still use, आप लोग तो आई लिखे ना, मैं आपको यू कह रहा हूं. अच्छा, you will still use lesser's formula to calculate rental if they are missing. तो भाई लेसी का सवाल हो, लेसर का सवाल हो, जूते किसके पहनने हैं? क्या निकालने के लिए? रेंटल निकालने के लिए. ये देखते हैं जरा सैटरडे को टेस्ट में आप क्या करते हैं.
अच्छा भाई, आई कैप की किताब में कुछ एमसीक्यूज हैं, 2-3 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व में आ गए आप? क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड, इसमें प्रैक्टिस का कौन सा क्वेश्चन है ये हमने कर लिया? क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 5, ये आई कैप की वेबसाइट से जाके क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करेंगे या हमारी किताब के एंड पे अवेलेबल है? किताब के एंड पे अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन 5 का मतलब कभी भी ये नहीं हुआ करेगा आई कैप की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करें, उसकी नंबरिंग कुछ और होगी, ये हमारी किताब की नंबरिंग हुआ करेगी। ओके, तो ये अब करने का आज टाइम नहीं बचेगा। और तीसरे नंबर पे हमने सॉल्व करना था एमसीक्यू एज बिलो। एमसीक्यू ये जो नीचे आ रहा है इसको, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 5 ना आपने घर में ट्राई करना है, जरा होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है सवाल का, बिल्कुल नई चीज़ है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा अकल की बुनियाद पे आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। और इसकी 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। पास में तजर्बा ये रहा है कि लोग 4 रिक्वायरमेंट्स खुद सॉल्व कराते हैं, लेकिन सवाल का पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट है, कभी चीज़ देखी नहीं हुई वो लोगों ने, लेकिन उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे। थ्योरेटिकल सवाल है, 3-4 मिनट आपके लगेंगे। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 5 आप कल करके लाएंगे, मस्ट लिख लें, मस्ट करके लाना है इसको, फिर कल डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में डिस्कस हो जाएगा। एमसीक्यू करते हैं जी नीचे वाला। मैं चाह रहा हूं कल की एंट्री रिवाइज हो जाए, कल की एंट्री रिवाइज हो जाए जी। अब रिलैक्स हो जाए बस। आज आपको लगे आप मार्केट में पहुंच गए हैं, ये वो कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये रेंटल कह रहा है, वो कह रहा है रेट बढ़ाओ, ये कह रहा है रेंटल कम करो। ओके, क्यों कह रहे हैं ये पहले दिन हो जानी चाहिए थी बातें, ताकि पहले दिन ही बच्चे चले जाते। ओके, बातों की समरी क्या है? लेसर ने अपना रेट यूज करना है छुपा हुआ, लेसी ने उसका रेट यूज करना है, ना पता चले तो इंक्रीमेंट। बस बातों की ये समरी है। और दूसरा, रेंटल जब भी सवाल में मिसिंग हो, फॉर्मूला किसका लगाना है? लेसर का। सब भूल जाए बाकी जो पढ़ा आज। ओके, नेक्स्ट बता दें क्या क्या चीजें आती थी जी। नंबर 1 2 1 2 3 4 बोले। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। पढ़ते हैं जी सवाल। कामिल लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स। कामिल लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एन एसेट लीज्ड आउट बाय कंपनी। मेरे भाई हमें कैसे पता चला करेगा ये सवाल लेसी का या लेसर का है? मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूं कि इस लाइन से बिल्कुल पता नहीं चल रहा कामिल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स। यहां से बिल्कुल पता नहीं चल रहा ये लेसी है या लेसर है। यहां से इसलिए पता नहीं चल रहा कि मैन्युफैक्चरर लेसी भी हो सकता है। क्या डॉलेंस वाले मैन्युफैक्चरर ने? जी, ये लेसी भी हो सकते हैं। इनको मशीन लीज पे चाहिए, ये लीजिंग कंपनी के पास चले जाएंगे। तो ये लाइन बिल्कुल वेग है। कामिल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट। आप इस लाइन की बुनियाद पर ये नहीं कह सकते ये लेसर का सवाल है जी, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल आ गया है। और भाई पहले डिसाइड तो कर लें कामिल लिमिटेड लेसी है या लेसर है। कामिल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एन एसेट लीज्ड आउट बाय कंपनी। लीज्ड आउट, अब बता दें हम लीज पे दे रहे हैं या हम लीज पे ले रहे हैं? तो यहां कंपनी से मुराद क्या है? कामिल। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करेगी डिसाइड करने के लिए कि सवाल लेसी का या लेसर का। तो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज ऑफ बोले 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 लेसर। सवाल लेसर का है क्योंकि हमने एसेट को लीज पर दिया है। आगे जाने से पहले बता दें सिंपल लेसर है या मैन्युफैक्चरर लेसर है। पहली लाइन से पता चला मैन्युफैक्चरर है, अगली लाइन से पता चला हम लीज पे दे रहे हैं। तो फिर हम लीज पे दे रहे हैं बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, तो फिर हम क्या बन गए? मैन्युफैक्चरर लेसर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, अच्छा ये जो प्लांट है, ये जो लेसर ने लीज पे दिया है, ये उसने इस पे मटेरियल लेबर कितने की लगाई है? मटेरियल लेबर ओवरहेड खुद बनाया होगा ना प्लांट। ये प्लांट होगा बॉइलिंग मशीन, मिसाल के तौर पे ये बॉइलिंग मशीन देते होंगे, डॉलेंस वालों को बेचते होंगे, हायर वालों को बेचते होंगे, पेल वालों को बेचते होंगे, जिसके लिए वो एसी बनाने के लिए कोई मटेरियल मेल्ट कर लेते होंगे मिसाल के तौर पे। अच्छा जी, इन्होंने ये मशीन कितने की बनाई? 2 लाख की। आमतौर पे लोगों को कितने की बेचते हैं? लेकिन जो बंदा लीज पे लेने आए तो उसे कितने साल में 40,000 लेते हैं? कितने साल तक? 7 साल तक।
अच्छा, जब ये एसेट वापस आ जाता है इनके पास, जाहिर बात है यूजीआरवी है तो लेसी विल रिटर्न द एसेट। यूजीआरवी का मतलब ही ये परचेज ऑप्शन नहीं है। यूजीआरवी का मतलब क्या बताया था? लेसी विल रिटर्न द एसेट। जब ये एसेट इनके पास वापस आ जाना है तो इस एसेट का क्या करेंगे? बाजार में कितने का बेच देंगे? 2000 का। अच्छा, आईडीसी के बारे में लिखा नहीं हुआ लेसी ने किया या लेसर ने किया है, तो जो सवाल का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, ये लॉयर को पैसे किसने दिए होंगे? लेसर ने पे किए होंगे। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट कितना किया है? 4%, लेकिन मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%। लो जी, एक एक बला नहीं टपक पड़ी। लिखें जरा, इफ लेसर चार्जेस, if manufacturer dealer lesser, if manufacturer dealer lesser, ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के लिए है सिर्फ। इफ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने पढ़ाया नहीं हुआ, आज पढ़ा रहा हूं। इफ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर आर्टिफिशियली चार्ज लो रेट टू अट्रैक्ट कस्टमर then ignore this low rate and search दीवानावार दीवानावार यानी पागलों की तरह ढूंढे, एंड सर्च दीवानावार फॉर, किसी ने नहीं देखना घर में ये सफा, आपको परेशान देख लें, देख भी लिया तो ये सफा नहीं देखना, देख भी लिया तो क्या हो जाएगा? एंड सर्च दीवानावार फॉर मार्केट इंटरेस्ट रेट। किस रेट को ढूंढे? मार्केट इंटरेस्ट रेट को। भाई इस लाइन का मतलब क्या है कि लो रेट लेना है या मार्केट रेट लेना है? मार्केट रेट लेना है, ठीक है। इसकी लॉजिक क्या है, मे बी कल टाइम निकाल के हम डिस्कस कर लें, मे बी हम ये कहें कि जी सिलेबस इजाजत नहीं दे रहा तो इसकी डिस्कशन नहीं करते। बहरहाल, अगर कभी मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर आर्टिफिशियल लो रेट चार्ज कर दे तो आर्टिफिशियल लो रेट की बेस पे सवाल सॉल्व करना है या मार्केट टर्म्स पे ले आना है सवाल? आप 4% को कंसिडर करना है, इग्नोर करना है? इग्नोर करना है। आप सवाल की रिक्वायरमेंट बता दें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑन यकम जनवरी 11, ये निकाल लेंगे, यकम जनवरी 11, एंड व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज इन कॉस्ट ऑफ सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन यकम जनवरी 11। आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स, ये कल हमने किया है, 3 दफा किया है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 4% काटें, सवाल शुरू करें। Not more than 2 minutes. मेरा मशवरा है बेशक जनरल एंट्री कर दें, पहली वाली जनरल एंट्री कर दें, लीज रिसीवेबल, डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल। कल वाली जनरल एंट्री करके हाथ खड़ा कर दें। कल आपने याद करना है, आपको मैंने बताना है कि टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, टेस्ट में सवालों को कैसे देखना है पहले। एंट्री कर दी तो हाथ खड़ा कर दें, 1 2, सिंपल सी है, जल्दी करें।
अच्छा इधर आओ, नीडल बेहतर है, पूछो किसी से उधर फैकल्टी रूम में, टीयर रूम में। सफा दे दें, इनको भी दे दें, इनको भी दे दें, हाथ खड़ा कर दें, इनको 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 इनको। ओके, अच्छा सवाल से ना बातें किया करें, सवाल तो सॉल्व होते रहते हैं। पिछली रो में पढ़ें ये सवाल दोबारा, 1 मिनट दे दें आप मुझे बस, ठीक है आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं। पढ़ें, कामिल लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स। अभी मुझे पता नहीं चल रहा कि ये लेसी का सवाल है या लेसर का सवाल है, इस तरह बातें किया करें अपने से। चुप रहे ना, सवाल में पढ़ रहा हूँ प्लीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एन एसेट, बस कर दें, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एन एसेट लीज्ड आउट बाय कंपनी। अच्छा हमने लीज पे दिया है और पहले लिख दिया कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम मैन्युफैक्चरर होते हुए लीज पे दे रहे हैं, इसका मतलब है लेसर का सवाल है। और मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल है, इसका मतलब है इसकी तो फैक्ट्री भी होगी, इसने तो मजदूर भी लगाए होंगे, फिर इसकी चीज़ें बिकती नहीं होंगी, तो इसने सोचा होगा कि किस्तों पे दे दूं जल्दी बिक जाएंगी, ये सारा सोच के आगे चले। अच्छा इसने मजदूरों को पैसे लगा लगू के सब कुछ 2 लाख रुपए की चीज़ बनाई। अच्छा जो बंदा पैसे ले आता है उसको 2,40,000 की बेच देता है, जो पैसे नहीं लाता उसे कहता है कि तुम्हें 7 साल में पैसे लूंगा 40-40 हज़ार करके, और जब एसेट इसके पास वापस आ जाता है 7वें साल के एंड पे, तो बाजार में जाके इसको 2,000 मिल जाते हैं। अच्छा इसने लॉयर को फीस दी है, आईडीसी को एक्सपेंस में डालना है, डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर में, कल बताया था, याद है याद है याद है याद है याद है, एक्सपेंस में डालना है। इधर तो वैसे ही कहीं नहीं आनी आईडीसी, ठीक है। कितने लोगों ने पहली एंट्री में कैश क्रेडिट कर दिया गलती से, इसको एक्सपेंस में डालना है। कल बताया था, सेकंड एंट्री लिखी थी, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर आईडीसी को कहां डालता है, एक्सपेंस में डालता है, एक्सपेंस में डालता है, कल लिखवाया था। ओके व्हाट इज कॉस्ट। ओ भाई आप लोग पता नहीं किन चक्रों में हैं, आप लोगों ने पूरी जिंदगी रुपीज इन थाउजेंड में नहीं आना, आप लोग छोड़ें, बाकी लोग इधर देखें, अच्छे वाले बच्चे 200 वाले, आप लोग हमेशा अपने आप को रोल लेंगे। किस पागल ने कहा है कि अच्छा 240। ओके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, माजरत किसी को कुछ बुरा लगा हो लेकिन बात सही थी। ओके डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस, अब टाइम नहीं है मार्कर चेंज करने का, यूजीआरवी 0, रेंटल 40 इंटू 7, यूजीआरवी 2 इज इक्वल टू 282। ओके नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बताएं। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। ओके व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, 40 इंटू 1 माइनस 1.07 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस 2 इंटू रेज टू पावर -7। अब जाहिर बात है थोड़ा पॉइंट्स में जाना पड़ेगा मजबूरन, 2 को डिस्काउंट करेंगे, पॉइंट्स में जाना पड़ेगा मजबूरन जी। इसका सब टोटल 216, पॉइंट के बाद एक भी यूज कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, ना भी करें खैर है, प्लस एग्जैक्ट 1 आ रहा है 1.2, थोड़ा सा कर लें 1.2। ओके इट्स ओवर नाउ। पहली एंट्री बोलें जी, लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल क्रेडिट, और इसी एंट्री से मैं फिर फिगर्स डिराइव कर लूंगा। ओके व्हाट इज, ये किस पे आनी है, अब मैं वो कल वाला रिवाइज नहीं करा रहा, ये किस पे आनी है, नेट इन्वेस्टमेंट बता दें 217.2, कॉस्ट ऑफ सेल किस पे आनी है, कॉस्ट माइनस 198.2,
75 कैसे हो? 200 माइनस 1.2 198.87 कैसे हो सकते हैं? कैलकुलेटर ऑन करो, ऑन का बटन दबा, 200 माइनस 1.2 कर सकते। कॉस्ट ऑफ सेल 198.8। बहुत जल्दी आप लोगों को सेल लोअर ऑफ फेयर वैल्यू। आपका सिलेबस ऐसे स्ट्रक्चर हुआ है कि हमेशा क्या लोअर आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ओके 200। यही एंट्री कितने लोगों ने की थी? रिक्वायरमेंट पढ़ लें, एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू इकट्ठे किए हैं मैंने, ए और बी। व्हाट इज अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट? लिखें आगे, आगे लिखें 217.2। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल? गलती करते हैं बच्चे, 200 डालते हैं, नेवर। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल? 198.8। कॉस्ट ऑफ सेल एंट्री से उठानी है या कॉस्ट ऑफ सेल आपने जो है कॉस्ट लेनी है? एंट्री से उठानी है।